तो हाँ, मतलब मॉडर्न तरीके से पढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं कुछ चीज़ें एडवाइस ज़रूर कर सकती हूँ, लाइक प्लीज जैसे बताएं। मैंने पढ़ा। हम्म। फर्स्टली तो सर मैं इंडेक्स पढ़ती थी, वो मैं लिंकिंग तरीके से पढ़ती थी। हम्म। जैसे आपने जो लिंकिंग चार्ट्स अवेलेबल करवा रखे हैं, मैं उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करके मैंने वैसे बना रखा है खुद से। मतलब मेंटोरशिप थी नहीं, पता ही नहीं था कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। मैं तो सीपीसी को देख के डर जाती थी कॉलेज टाइम से ही कि सीपीसी सीआरपीसी इतनी बड़ा है। लाइक अभी मुझे अच्छे लगते हैं दोनों ही। तो बट उस टाइम पता नहीं था पढ़ते कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। सर लैंग्वेज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मतलब चाहे मैं उस टाइम पे फेल हुई या फिर मैं इस टाइम पे पास हुई, दोनों में ही लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। सो हेलो नमस्कार। मैं हूं धनसुख पालीवाल, लिंकिंग लॉज आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एंड एनर्जेटिक वेलकम। देखिए जी, अक्सर आप लोगों से मैं कौटिल्य चाणक्य के बारे में बात करता हूं और उनकी बातें भी बताता रहता हूं। और एक बात आपने हर बार मेरे मुंह से सुनी होगी कि जीवन में अगर हम दूसरों के अनुभव से, दूसरों की सफलता से और दूसरों की गलतियों से अगर नहीं सीखेंगे ना, तो जीवन छोटा पड़ जाता है। और उसी बात को वापस दोहराते हुए आज आपके बीच में एक पर्सनैलिटी को लेकर आया हूं। और ये हमारे जो जज साहिब आपके बीच में आने वाले हैं ना, आप उनकी जिंदगी को अच्छे से ऑब्जर्व करना। देखो, सफलता की कहानी तो आपको सुनने को मिलेगी मिलेगी। जो चीज हमें कहीं और नहीं दिख सकती, नहीं सुनाई दे सकती, वो होता है उस व्यक्ति की जिंदगी की कहानी, है ना। सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। हम कहते हैं कि बड़े बड़े कॉलेजों के अंदर, या मान लीजिए कि कॉलेज की एजुकेशन महंगी होती जा रही है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो एडमिशन मिल सकता है। तो शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो जरूर सुनना इस एपिसोड से कि स्कॉलरशिप लेकर भी सपने पूरे किए जा सकते हैं। कई बार जिंदगी के अंदर लोन लेकर भी अपनी पढ़ाई को जो है ना, हमें चलते रहने देना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। राइट। तो वो बातें आपको यहाँ पे जरूर सुनने को मिलेगी, और साथ ही साथ में मॉडर्न टेक्निक किस तरीके से कानून के अंदर, कानून की पढ़ाई को लेकर हेल्प करती है, दैट विल ऑल्सो विल गेट टू नो। और इसके अलावा एक और चीज जो आपके लिए सरप्राइज है, वो इस वीडियो के दौरान एंड तक इस वीडियो से जुड़े हुए रहना और सारी बातों को ऑब्जर्व करना। सो वेलकम जज साहिबा। अब तो जज साहिबा ही कहेंगे, स्टूडेंट वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे आपको। श्रद्धा जी शर्मा, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। श्रद्धा जी, मुझे अभी तक याद है कि जब मैंने आपको इंटरव्यू के अंदर ऑब्जर्व किया था, तो वही एकदम इसी स्टाइल में हंसते मुस्कुराते हुए, जज्बात के साथ आप इंटरव्यू को भी फेस कर रहे थे। बाकी तो आपने पढ़ाई तो अलग अलग लेवल पे किया ही किया है। और ये मुझे आपका ना एक पॉजिटिव ऑरा भी जो इंडिकेट करता है, करेक्ट। कभी आपको घर पे डांट पड़ी मम्मी पापा की, इतनी क्यों हंसती है श्रद्धा, ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं सर, रोने के लिए डांट पड़ती है कि इतना क्यों रोती है। ओके। तो हंसता हुआ चेहरा जो है कई बार रो भी देता है, वो बात यहां पर आ रही है। श्रद्धा जी, पहला सीधा सवाल आपसे पूछता हूं। आपने 2022 के अंदर अपना एलएलबी कंप्लीट किया था, ठीक है। यस उसके सर। बाद में फिर आपने एज एन अपीयरिंग स्टूडेंट, या जस्ट अपीयरिंग, आपका एलएलबी कंप्लीट हुआ ही था, एक आपने एग्जाम दिया। और देयर आफ्टर वो एग्जाम किसी कारण से क्वालिफाई आप नहीं कर पाए, और फिर ही आपका जो है आरजेएस का सेकंड अटेम्प्ट कह दीजिए, वो आपने फाइट किया। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों आपने फाइट कर लिया। मुझे बताओ, आज के समय में कानून की जो पढ़ाई होती है, क्योंकि लगभग लगभग पिछले 8 साल, सॉरी 7 साल से आप भी लॉ की पढ़ाई से कनेक्टेड है, 5 साल एलएलबी के और उसके बाद 2 साल तैयारी के, है ना। तो आज के समय में कानून की पढ़ाई के अंदर क्या जो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो किया जाता था, बेयर एक्ट को पढ़ रहे हैं अपन, फिर इसको सिंपल वे में ट्रांसलेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका हिंदी मतलब समझ रहे हैं, क्या वो वर्तमान कंपटीशन के लिए सफिशिएंट है, या फिर आपने कुछ नई मॉडर्न टेक्निक को अप्लाई किया, उसके बारे में बताएं। अ, सर ये इसके ऊपर बहुत सारे व्यूज हैं। लाइक बहुत सारे एजुकेटर्स कहते हैं कि बेरेक्ट रट लो, आरजेएस में इतना काफी है। हम्म। बट आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री, क्योंकि सिंस मैंने भी एग्जाम दिया है, और मैं क्या होता था कि बाकी जो स्टेट के एग्जाम आ रहे हैं, मैं उनके भी देखती थी पेपर में क्या चल रहा हम्म। है। तो पुराने तरह से जैसे लोग पढ़ रहे हैं या लोग पढ़ा रहे हैं, उस तरीके से तो एग्जाम नहीं क्लियर हो सकता। लाइक बेरेक्ट पूरा रट भी लो तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो नहीं हो सकते।
या फिर हम्म। पूरा डायरेक्ट रट के भी जो इंडेक्स है वो अच्छे से याद नहीं हो पाती है कभी कभी। राइट। आई थिंक कि लॉ को पढ़ने की टेक्निक्स को भी इवॉल्व होना जरूरी है जैसे जैसे एग्जाम इवॉल्व हो रहा है। तो हाँ मतलब मॉडर्न तरीके से पढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं कुछ चीजें एडवाइस जरूर कर सकती हूँ, लाइक प्लीज जैसे बताएं। मैंने पढ़ा। हम्म। फर्स्टली तो सर मैं इंडेक्स पढ़ती थी, वो मैं लिंकिंग तरीके से पढ़ती थी। हम्म। जैसे आपने जो लिंकिंग चार्ट्स अवेलेबल करवा रखे हैं, मैं उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करके मैंने वैसे बना रखा है खुद से। तो राइट। मतलब मैं आपने वैसे मेरे पढ़ती थी। मॉडिफाइड लिंकिंग चार्ट्स को भी मॉडिफाई कर रखा है। वेरी सर गुड। वो आपका तरीका था ना, तो वैसे आपको याद रहता है। अगर मैंने उसे खुद से मॉडिफाई करके बना लिया तो वो मुझे वेरी ज्यादा ट्रू। अच्छे से याद रहेगा। बिल्कुल। तो एक तो आपने इंडेक्स को इस तरीके से आप उसमें लिंकिंग वगैरह का जो तरीका है वो अप्लाई किया करते थे। जो यस लिंकिंग सर। चार्ट्स था उसको एक बेस ले लिया, लेकिन उसको मॉडिफाई करके आपने उसको कस्टमाइज कर दिया एक तरीके से। हाँ सर। ठीक वो है। खुद से लिखने से थोड़ा ज्यादा याद रहता है। और जो आप बेरेक्ट में कभी किसी ऐसा करते थे कि कॉन्सेप्ट को भी लिंक करो, या सिर्फ इंडेक्स को ही लिंक करते थे? नहीं सर, मैं कॉन्सेप्ट को भी क्योंकि बहुत सारे जैसे क्रिमिनल में ही है, हम्म। सीआरपीसी में ही है या सीपीसी हम्म। में, बहुत सारे जैसे रेसिड्यू काटा ही है, एविडेंस में भी दे रखा है, सीपीसी में भी दे रखा है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग जगह पर हैं, जैसे डबल जियोपार्डी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, सीआरपीसी में भी है, 300 में। तो उन सबको मैं लिंक करती थी। जैसे कि अगर मैं सीआरपीसी पढ़ रही हूँ तो 2 मिनट के लिए दिमाग में रिकॉल कर लिया कि अच्छा ये वहां पे भी था। और अगर वो याद नहीं आया तो मैंने बेरेक्ट ही अपने नोट्स खोलकर देखे उस टाइम पर। उस टाइम पे ओके। मैंने आलस नहीं किया, क्योंकि आलस नहीं वरना किया। फिर वो आलसी हो जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल। और ये सही भी है, पता है, जैसे आप रेस्ट एजुकेटर का आपने जिक्र किया। अब सीपीसी का सेक्शन 11 पढ़ रहे हो तो ये भी रेस्ट एजुकेटर क्या करता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन को रोकता है। इसका मेन पर्पज ये है। वहीं यस पर सर। आप इसको सेक्शन 40 एविडेंस में लेके आ जाओ, पुराने जजमेंट की रिलेवेंसी, उसका भी एक पर्पज यही है। वहीं पर आप इसको डबल जियोपार्डी सीआरपीसी के सेक्शन 300 में लेके आ जाओ, तो भी यही। और आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन में देख लो तो सेम चीज है। तो डेफिनेटली मतलब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मल्टीपल जगह पे क्या कर रहा है, वर्क है जो कर रहा है ना। तो ये इस तरीके से आप मतलब कॉन्सेप्चुअल लिंकिंग भी किया करते थे। ओके। यस सर। तो मतलब कहीं कहीं जैसे लिंकिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, इंडेक्सेशन मेथड हो गया, डायग्रामेटिक नोट चीजें हो गई। डायग्रामेटिक नोट्स भी आप बनाया करते थे, यूज करते थे नोट्स मेकिंग यस वगैरह? सर, बनाए मैंने। एक्चुअली ना मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने पूरा आईपीसी, मुझे पूरा 1 से लेके 511 तक याद था। और हम्म। वो मैंने मतलब इंडेक्स तो याद किया, पर वो मैंने डायग्रामेटिक तरीके से ही याद किया। जैसे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर को पूरा एक जगह एक सर्कल में लिख लिया। फिर प्रॉपर्टी वाले जैसे थेफ्ट है उसे एक सर्कल में लिख लिया, एक्सटॉर्शन को एक सर्कल में। देन नीचे रॉबरी डिकॉइटी। तो वो मैंने अपने डायग्राम्स बनाए तो उससे मुझे याद रहता था। तो ये आपका खुफिया खजाना जो है स्टूडेंट को कहाँ पे मिल सकता है? अगर कोई। फिर मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके। यस। देखो, आपके काम की बात पूछ ली मैंने, समझ रहे हो आप, तो कमेंट बॉक्स में मेरे को स्पेशल थैंक यू बोल देना। नाउ सी। तो ये तो हुआ एक बात। सेकंड चीज ये है कि आपने अपनी एलएलबी जो है वो एजुकेशनल लोन लेके कंप्लीट की, क्या ये फैक्ट सही है? यस सर, दिस इज ट्रू। मुझे थोड़ी कहानी जाननी है इसके बारे में, मतलब क्या सीन हुआ था, आपने कहाँ से एडमिशन लिया वगैरह वगैरह, एलएलबी के बारे में थोड़ा बताओ। सर सबसे पहले तो लाइक मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि 12th के बाद करना क्या है। तो हम्म। पापा ने ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम्स मुझे दिखाए, देन मैंने हम्म। क्लैट का फॉर्म फिल किया था। बट मैंने बाकी कुछ फिल नहीं किया था क्योंकि उस टाइम हम्म। पे आइडिया ही नहीं था, और ना ही मेरी फैमिली में किसी ने लॉ पहले परस्यू किया था कि कोई मुझे हम्म। थोड़ा गाइड कर दे। हम्म। तो किसी से सुना। और उस टाइम पे इंटरनेट भी इतना नहीं था, लाइक था बट शायद मुझे इतना एक्सप्लोर नहीं करना आया या पापा को हम्म। नहीं आया। हम्म। तो बस एक फॉर्म फिल किया, वो नहीं हुआ। तो काफी डिमोटिवेशन हुआ कि मतलब पढ़ाई में एक तो पहली बार मैं थोड़ा फेल हुई। फिर थोड़े कॉलेजेस देखे, और आसपास एक ही कॉलेज था क्योंकि वहां पे व्हीकल फैसिलिटी की जरूरत नहीं है, वो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है हम्म। मेरे घर हम्म। से। और बाकी जो कॉलेजेस थे वहां पे व्हीकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। बट जहाँ पे पापा जॉब करते हैं उसके पास में कॉलेज है, जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी। तो वहां पर पापा एक बार मुझे लेकर गए थे तो वो हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगा। बट वहाँ का फीस थोड़ा एक्सपेंसिव था, तो फिर ऐसा डिलेमा चल रहा था कि होगा नहीं होगा, कि मिले अगर लाइक लोन अगर मिल जाता है, अप्रूव हो जाता है तो करवाएंगे। हम्म। लास्ट तक कैंसिल ही चल रहा था कि नहीं होगा नहीं होगा। बट हो गया। हो गया। बाय गॉड्स ग्रेस। अभी अभी भी वो लोन आउटस्टैंडिंग है आपके? वो तो शुरू होगा अभी तो उसकी इंस्टॉलमेंट पे करना। सर। राइट। देखो, ये सवाल मैंने इनसे इंटेंशनली पूछा, मुझे ऑलरेडी जानकारी थी कि आपने लोन के माध्यम से अपना एलएलबी कंप्लीट कर रखा है। जीवन में पता है क्या होता है, कई बार कुछ सपने एक कीमत अदा करने के लिए आपको मजबूर करते हैं, है ना? तो अगर आप उन चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं तो थोड़ा तो जिंदगी में रिस्क भी लेना पड़ता है। आज हम जिस जज साहिबा को इस तरीके से अपनी कहानी बताते हुए महसूस कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो इनकी लाइफ का भी तो एक मोड़ होगा ना वो, जब
रास्ता एक ओपन पड़ा है, लेकिन उस रास्ते पे जाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, और पैसों को उन्होंने एक लोन के माध्यम से मैनेज किया, और अब देखना वो चुका भी देंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन एक उस समय की जो कीमत है और उस समय की जो नजाकत है उसको जरूर ऑब्जर्व करना। इसलिए जीवन में कभी कभार कुछ संघर्ष लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, तो घबराना नहीं। हिम्मत करने पर ही किस्मत की कीमत हमें पता चलती है। करेक्ट श्रद्धा जी? सर ऐसा है ना, मतलब पापा भी कहते हैं वो, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो आई थिंक ऐसा ही यस, हुआ। वेरी ट्रू। मतलब सर्दियों के रास्ते के अंदर हम सुबह सुबह चलते हैं तो रास्ता दिखता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चलते जाते हैं वैसे रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। ओस का टाइम होता है ना। तो जिंदगी भी एक सर्द सुबह है ना, जिसमें रुकना मना है। ओके। तो श्रद्धा जी, ये तो हुई दूसरी बात। अब मैं तीसरे पॉइंट पे आना चाहता हूँ। आपने जुडिशरी के बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं था। इनफैक्ट जब आप एलएलबी कर रहे थे तभी तक भी सारी बातें आपको नहीं पता थी। फिर आपकी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ, है ना? और वो इंसिडेंट इस तरीके से था कि आपको लगा कि भाई ये हमारे मैडम गायब हो गए, मैडम किडनैप हो गए, एबडक्ट हो गए, है ना? वो मैम कहाँ गए जिनसे मैं कॉलेज के अंदर सारे डाउट क्लियर कर देती? तो ऐसा कुछ था मामला। तो क्या था वो आपका और आपकी कॉलेज की मैम का सीन, प्लीज बताएं। सर जैसे पता था कि करना तो जुडिशरी है, क्योंकि मैंने काफी इंटर्नशिप्स करी और हर हम्म। इंटर्नशिप के बाद मुझे इतना क्लियर होता गया कि ये मुझे नहीं करना है। हम्म। तो ऑप्शंस फिर उस टाइम पे मुझे कुछ ज्यादा लिमिटेड समझ में नहीं आए। मुझे लगा अगर लिटिगेशन में नहीं जाना है, कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं जाना है, तो या तो टीचिंग है या जुडिशरी है। हम्म। देन टीचिंग में भी मैं इतना मुझे नहीं लगता था कि मेरे को टीचिंग ही करनी है, ऑल्दो टीचिंग बहुत नोबल प्रोफेशन है। और मतलब मैंने जब खुद ने टीचिंग करी तो मुझे समझ आया कि इसमें मेहनत भी बहुत है, बट फिर भी हाँ, मुझे ये जुडिशरी लाइन नहीं वापस करना। बोलो एक बार, आप लोग सब ध्यान से सुनना। क्या बोला आपने? टीचिंग में क्या है? मेहनत बहुत है, ऐसा लगता मेहनत है कि बहुत है। सिर्फ बाहर ओके, आके ठीक है। पढ़ाना है, बट वो एक आधे घंटे का लेक्चर डिलीवर करने के लिए पहले 4 घंटे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, थैंक यू। पहली बार कोई कैंडिडेट जज बन के आया है जो मेरा दर्द बयां कर रहा है। एंड थैंक यू सो मच श्रद्धा जी फॉर दैट थिंग। आगे बताइए, फिर क्या हुआ? फिर मेरी एक टीचर थी जिन्होंने पहले से एक मेंस लिखा था। तो हम्म। वो अचानक से वैकेंसी आने पे ऑफ पे चले गए, क्योंकि उनको प्रिपेयर करना था। तो लाइक पता था कि वैकेंसी आ रही है, टीचर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, बट उनका जो डेडिकेशन देखा तो समझ में आया कि अच्छा वैकेंसी आ गई, फॉर्म फिल करते हैं। तो हम्म। अ, उनकी जर्नी से मैं इनडायरेक्टली काफी प्रभावित हो गई थी। तो फिर मैंने भी फॉर्म फिल किया एंड श्रद्धा जी ने एक बात मिस कर दी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हुआ ये कि वो मैम अचानक छुट्टियों पे चले गए। मतलब मैनेजमेंट को तो पता ही होगा, लेकिन स्टूडेंट को तो टीचर थोड़ा ना बता के जाएगा। तो वो चले गए। और वो मैम ऐसे थे कि जिनसे श्रद्धा जी हर बार कुछ अपना क्वेरी वगैरह जो है होता है ना, कॉलेज में एक फेवरेट टीचर होता है जिनसे आप सारा क्या करते हो, डिस्कशन है जो करते हो। तो फिर वहां पे जो है वो अचानक गायब हो गए, तो इनके माइंड में टेंशन कि मैम ने कहीं कॉलेज छोड़ वोड़ तो नहीं दिया। हम्म। तो फिर आपने पता किया, तो देर आफ्टर केम टू नो कि मैम जो है इस तरह से लीव पे चले गए। और फिर आप मैम से कनेक्टेड रहे फोन के ऊपर, है ना? हाँ, मैं मैम से इवन अभी तक कनेक्टेड हूँ। मतलब थ्रू आउट माई जर्नी भी मैं कनेक्टेड थी, एलएलएम भी मैंने उनसे ही कुछ कुछ पूछ के दैट्स किया था। दैट्स दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मेरा एक आपसे हिडन प्रॉमिस है। उस मैम को मैं जल्दी ही ना अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगा। ओके। जहां कहीं पर भी ओके। हम ढूंढ के लाएंगे, क्योंकि जो डायमंड को खोज रहे हैं, तो उन डायमंड को सर्च करने वाले पर्सनैलिटी से भी मुलाकात होनी बहुत जरूरी है। राइट। श्रद्धा जी, तो ये इस तरीके से आपको जुडिशरी के बारे में पता चला, और उसके बाद आपने 2021 का एग्जाम दिया था, लेकिन वहां पे हमारे गिल्ली डंडे उड़ गए थे, है ना? सर थोड़ा बहुत डिटेल में बुरी तरह समझाइए, से। अच्छे तरीके से ना बताइए क्या हुआ था उस समय 2021 में फेल हो गए आप। रीजन? सर जैसे ना इसके ऊपर मैं 2-3 बातों को रिलेट करूंगी। हम्म। सबसे पहले तो कुछ लोग कहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी से कर लेंगे। तो हम्म। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि मैंने उस टाइम सेल्फ स्टडी भी किया था, बट अगर हम सेल्फ स्टडी से AIR 1 भी ले आते तो हमें कोई अलग से आके एक बुके नहीं देने वाला है। अगर हम कोचिंग की हेल्प से बन जाए या खुद से बन जाए, एट द एंड हमें सिलेक्शन वेरी चाहिए। ट्रू, वेरी ट्रू, बिल्कुल। श्रद्धा जी, मैं आपको सॉरी बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन आपने ना कोई एकदम मतलब दिक्कत एक नहीं है। जज्बात वाली बात कह दी है। देखो, आप सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूँ, जीवन में लोगों को सिर्फ एक चीज देखनी है, वो है आपका रिजल्ट। हाँ। उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप जो हैं अपनी मंजिल तक पैदल पैदल पहुंचे हो, गाड़ी पे पहुंचे हो, हवाई जहाज से पहुंचे हो। दे डोंट केयर अबाउट इट। उनको सिर्फ एटमोसफेयर रिजल्ट चाहिए बिल्कुल होता है। नहीं। आप अगर फेल हो गए तो वो आपको सिंपैथी नहीं देंगे, कोई बात नहीं बेटा, सेल्फ स्टडी कर रहा था, फेल हो गया, कोई बात नहीं, कोई सिंपैथी नहीं मिलने वाली है। और अगर आप सक्सीड कर गए, तो इस बात का आपको कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है कि अच्छा ये तो क्लासेस लेकर आया था, कोचिंग लेके आया था।
क्योंकि उन्हें मीडियम से फर्क ही नहीं पड़ता, उन्हें बस है कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक आप पहुंचे नहीं पहुंचे। इसलिए अपनी जिंदगी का निर्णय जो है ना, किसी और को खुश करने के लिए, ना खुश करने के लिए हमें नहीं लेना चाहिए, अपनी संतुष्टि के अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो सेल्फ स्टडी कहीं की जो मतलब एक तरीके से वो फैक्टर इनकम्प्लीट, अधूरा रह गया हमारी जर्नी को कंप्लीट करने में। श्रद्धा जी। हम्म। सर पता ही नहीं था ना, लाइक मतलब मेंटोरशिप थी नहीं, पता ही नहीं था कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। मैं तो सीपीसी को देख के डर जाती थी कॉलेज टाइम से ही कि सीपीसी हम्म। सीआरपीसी इतनी बड़ा है। लाइक अभी मुझे अच्छे लगते हैं दोनों ही। तो बट उस टाइम पता नहीं था पढ़ते कैसे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और अच्छा, लैंग्वेज पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ऐसा लगा कि मतलब अब अगर 70। आपको कोई ऐसे सीपीसी दिखाए, ये देखो सीपीसी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, अब डर नहीं लगता ना? नहीं। उस समय लगा करता था। वैसे आपको एक अच्छी बात बताऊं मैं श्रद्धा जी, जिस लिंकिंग मेथड का आपने जिक्र किया ना, अब मैं उसको बेरेक्ट में कन्वर्ट कंप्लीटली कर चुका हूँ पिछले 1-2 साल से, है ना? तो हाँ, उससे आपने क्या हो, डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया है सर। राइट, उसमें मैंने क्या कर दिया है कि हर सेक्शन के नीचे जो रेस्पेक्टिव प्रोविजन पढ़ना है, ताकि मतलब देखो जो बच्चा क्लास कर पाए ठीक, जो नहीं भी कर पाए, सेल्फ स्टडी भी कर रहा है, तो कम से कम वो इस मेथड का तो बेनिफिट ले, है ना? हाँ तो उस पर्पज के लिए तो वो चीज, बाकी लिंकिंग चार्ट्स के बारे में तो आपको जानकारी है ही। तो एक तो आपका रीजन ये रह गया कि कहीं ना कहीं शायद आप उस समय सेल्फ स्टडी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, कोचिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू को ऑब्जर्व नहीं कर पाए। दूसरा रीजन? सर, लैंग्वेज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मतलब चाहे मैं उस टाइम पे फेल हुई या फिर मैं इस टाइम पे पास हुई, दोनों में ही लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का। यस सर, दोनों। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि कानून की किताबें तो हम पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो सभी लोग महारत हासिल करने की कोशिश कर ही रहे हैं, खूब सारी प्रैक्टिस भी हो रही है, पेपराथन बुकलेट भी सॉल्व कर रहे हो। लेकिन जो एक चीज होता है भाषा के बारे में, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी निबंध, अंग्रेजी ऐसे, इंग्लिश ऐसे वगैरह, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइम रोल प्ले करता है। तो ये सेकंड रीजन रहा, लैंग्वेज ने आपकी बैंड बजाई। तीसरा और कोई रीजन? सर सबसे ज्यादा तो मेरी लैंग्वेज नहीं बजाई, और थर्ड ये था कि उस टाइम पे मैं पढ़ रही थी। लाइक मुझे, जैसे मैं कॉलेज में पढ़ती थी राइट। कि मतलब मैंने जो अपने नोट्स बना रखे हैं वो मैंने पढ़ लिए, या मैंने बेरेक्स पढ़ लिए। एक तो मुझे उस टाइम पे यूट्यूब एक्सप्लोर करना इतना नहीं आता था। तो लाइक अभी एक जैसे एक मैं रीजन ये एमसीक्यू भी देख रहता है लेती कि हूँ। भाई आप एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे हो कॉलेज के अंदर, एकेडमिक हाँ। में और कंपटीशन में श्रद्धा जी बड़ा अंतर होता है ना? यस सर। मतलब एकेडमिक के आपके नोट्स वोट्स बन रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन उस हाँ, नोट्स के माध्यम से हम कंपटीशन को क्रैक नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। है ना? कि चाहे हाँ। भले कितना ही बड़ा यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कोई भी हो, उनका अल्टीमेट टारगेट होता है कि बच्चे को ईयर एंड जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए तैयार करना। अब यस उसमें सर। आपके कॉलेज के 120 लोग हैं, बस वही बैठ रहे हैं, या 500 लोग हैं वो बैठ रहे हैं, और कंपटीशन के अंदर हजारों लाखों कैंडिडेट अपीयर होता है। राजस्थान के बच्चे का कैंडिडेट आपके आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट से हो रहा है, दिल्ली के स्टूडेंट से हो रहा है, तो वो एक फर्क है जो पड़ता है। बट खैर कोई बात नहीं, श्रद्धा जी, आप, अच्छी बात यह है कि आपने उन कमियों को ओवरकम किया, और सर वो, इसमें ना मेरा एक पॉइंट मिस हो गया कि जैसे उस हम्म, टाइम पे मैंने पढ़ाई की बट एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए थे। राइट। क्योंकि पता ही नहीं था, मतलब मैं तो डायरेक्टली पेपर देने गई थी, मैंने कोई मॉक नहीं दिया था पहले। अच्छा, तो ये भी तो जरूरी है भाई, पुराने पेपर से एक आइडिया लगता है कि बहुत आइडिया लगता है। सवालों का लेवल क्या है वगैरह वगैरह। उस समस्या को भी हमने समाधान में डाल दिया है श्रद्धा जी, पेपराथन बुकलेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला है सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, जिससे क्या होता है पूरे कंप्लीटली पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व है जो कर सकता है ना? तो जरूरी है आप सब लोग भी ध्यान दें, पुराने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रीलिम्स में है तो एमसीक्यू को सॉल्व करो, और मेंस एग्जाम है तो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको देखना चाहिए। श्रद्धा जी, अब आ जाते हैं इंटरव्यू लेवल पे। जब आप इंटरव्यू हाँ। फाइट करने गए थे, तो उस समय आपका इंटरव्यू कितने टाइम चला, कितने मेंबर्स आपके सामने थे, सामान्यतः किस तरीके के सवाल जवाब आपसे किए गए, प्लीज बताएं। सर मेरा पैनल था, 3 मेंबर पैनल था। हम्म। 2 मेल मेंबर थे, वन हम्म। फीमेल मेंबर, रेखा पुराना मैम, दिनेश हम्म। मेहता सर, और हम्म। एक और सर थे, उनको मैं जानती नहीं हूँ। राइट। अ, तो मेरा इंटरव्यू चला 10 to 12 मिनट्स। हम्म। तो पहले तो ऐसा था कि मेरा इंटरव्यू था करवा चौथ के दिन, दैट टू इन सेकेंड शिफ्ट। तो हम्म। मेरी जिनसे बात हुई थी पहले, वो सब लोग कह रहे थे कि हमारा 15 to 20 मिनट्स अगर एवरेज चल रहा है आपका तो कोई इशू नहीं है। बट मेरा तो बहुत ही जल्दी, लाइक मुझे लगा मैं अंदर गई और बस बाहर आ गई। बट फिर मेरी शाम में जो लड़की निकली थी वहां से, वो मेरी ही ट्रेन में थी। लाइक शी वॉज ऑल्सो कमिंग टू फ्रॉम जोधपुर टू जयपुर ओनली। तो हम्म। उसने भी मुझे बोला कि मेरा भी इतना ही चला, तो मुझे लगा कि ठीक है, उस दिन आई थिंक सबको ही जल्दी फ्री कर दिया है। तो ओके। मेरा 10 to 12 मिनट्स था, बट उस दिन सबको ही जल्दी फ्री किया था, तो मैं आपका अकेली नहीं कितना थी। 10 to 15 मिनट चला आपका इंटरव्यू? 15 मिनट्स तो था ही नहीं सर, ऐसा लग रहा था बस 10 मिनट भी मुश्किल से ही बड़े, हुआ वो है। तो होता है, देखो वो इसलिए होता है हाँ। क्योंकि सवाल जवाब करते समय आपको फिर टाइमिंग का पता ही नहीं चलता है,
तो नहीं नहीं करते भी ऑन 10 मिनट्स तो वो लोग कंज्यूम कर ही लेते हैं। हाँ। मतलब 10 मिनट तो पता चलता भी नहीं, हवा का झोंका लगता है हमें वहां पे, है ना। हाँ सर, ऐसा ही और हुआ दूसरा था। ऐसा भी होता है कि हम जब एंटर करें तो हम घड़ी तो कई बार देखते नहीं है, तो एग्जैक्टली वो हाँ। टाइम कैलकुलेट किया किसने, ये भी होता है ना। हाँ सवाल किस तरह से पूछा गया आपके जनरली? सर, मेरे मोस्टली इनडायरेक्ट थे, लाइक मुझसे सिर्फ दो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हम्म। कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिन में बना है, एंड हम्म। आपने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ा है या नहीं। हम्म। उसके अलावा सब मुझसे इनडायरेक्टली पूछा गया। जैसे इनडायरेक्टली। कि मेरा फर्स्ट उन्होंने, बताऊं फिर मैं आपको क्वेश्चंस। प्लीज प्लीज, हाँ। सर, उन्होंने मेरी स्टार्टिंग करी थी साइबर लॉ के क्वेश्चन से। उन्होंने हम्म। कहा कि आप सिविल जज की तरह बैठे हुए हैं, आपके पास हम्म। एक केस आता है कि एक्सटॉर्शन हुआ है थ्रू ईमेल, तो क्या हम्म। इसमें साइबर लॉ एप्लीकेबल होगा? तो हम्म। मेरा आंसर था कि क्योंकि इसमें ईमेल कंप्यूटर इन्वॉल्व है तो साइबर लॉ एप्लीकेबल होगा। फिर हम्म। उन्होंने कहा कि आप कैसे इसे ट्राई करोगे, तो मेरे को उस टाइम पे सेक्शन 4 आईपीसी ध्यान आया। देन हम्म। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या इंडिया में ऐसा कोई लॉ है जो साइबर लॉ से डील करता है। तो हम्म। फिर मैंने आईटी एक्ट बताया, तो उन्होंने बोला राइट। कि आईटी एक्ट का कोई पर्टिकुलर सेक्शन, तो हम्म। वो मुझे आता ही नहीं था क्योंकि पढ़ा ही नहीं है वो। तो मैंने कहा सिलेबस का पार्ट सर भी आई एम नहीं था नॉट। वो, आईटी एक्ट सिलेबस में भी नहीं था। हम्म। हाँ सर। फिर उन्होंने बोला कि क्या आप उसे कर पाएंगे, क्योंकि बाहर से कहीं आया है, फॉर एग्जाम्पल किसी हम्म। और कंट्री से आया है, तो क्या आप उसे कर पाएंगे? तो फिर हम्म। मैंने कहा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वेरी तो गुड, ओके। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया कि मैं मतलब किस प्रोविजन को बोलूं, बट बस मुझे इतना ही समझ आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करेंगे वो समन भेजने के लिए। हाँ। लाइक उस टाइम पे मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा था, इतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ रहे थे। बट पता है कहीं की जब आप इस सवाल का जवाब दे रहे होंगे ना श्रद्धा जी, तो मैं हाँ। जितना समझ पा रहा हूँ आपके दिमाग में इंडियन पिनल कोड का वो पॉइंट जरूर कनेक्ट हुआ होगा, हाँ सर, बहुत सारे ऐसा लग रहा है था, ना। ये बोलूं और फिर सब देख रहे हैं, तो ऐसा हाँ। कंफ्यूजन हो गया था बिल्कुल। हाँ, कि मतलब उसमें लिखा हुआ है ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए होती है अगर आप किसी भी हाँ। फॉरेन पर्सन के खिलाफ ऐसा कोई डील करना चाहते हो, तो वो पॉइंट यस। कहीं लिंक हुआ होगा एंड अकॉर्डिंगली। एंड दैट्स अ करेक्ट वन, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ता है हमें। राइट। ठीक है। देन सडनली वो दूसरी चीज पे शिफ्ट कर गए, यहाँ हम्म। से डोमेस्टिक वायलेंस का स्टार्ट हुआ। उन्होंने बोला कि आपने पढ़ा है, तो मैंने कहा हाँ सर, प्रीलिम्स में इन सब में पढ़ा है। तो हम्म। उन्होंने कहा चलो ठीक है बताओ। फिर ऐसा पूछ ही रहे थे कि बगल से मैम ने दूसरा क्वेश्चन पुट कर लिया, वो इसी से रिलेटेड था, बट उस टाइम पे मुझे लगा कुछ और है। हम्म। उन्होंने कहा कि क्या आप मीरा बाई को जानते हैं? तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला क्या है? तो फिर मैंने बताया कि राजस्थान से ओरिजिन है, एंड हम्म। वो कृष्ण भगवान की पूजा करते थे इसलिए वो फेमस थे। तो उन्होंने कहा, फिर सर ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, मतलब फिर मैम और सर ने आपस में ऐसे कुछ कुछ तो आई कांटेक्ट किया, समझ नहीं आया मेरे को। फिर उन्होंने सर ने मुझसे वापस क्वेश्चन पूछा कि आप सिविल जज की तरह बैठे हैं, आपके पास एक लेडी आती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे शिव जी की पूजा करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, हम्म। जबकि मैं कृष्ण भगवान की पूजा करना चाहती हूँ, तो क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस होगा? अब मुझे तो मीराबाई से डोमेस्टिक वायलेंस पे आने में टाइम लग गया, तो मैंने कहा सर, मे आई टेक अ मोमेंट? तो फिर उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। अब जैसे ही मैंने कहा मे आई टेक अ मोमेंट, अभी ना जो मतलब लास्ट में जो थर्ड वाले सर थे वो अपना बेरेक्ट पढ़ रहे थे, मतलब उनके पास कुछ बेरेक्ट्स रखे हुए हम्म। थे। हम्म। तो उन्होंने मुझे अपना बेरेक्ट दिया कि इफ यू वांट यू कैन रेफर टू बेरेक्ट एज वेल। और अब सब मेरे साइड देखने लग गए। अभी तक सब ऐसा लग रहा था अपने अपने में बिजी हैं, और जिसने मुझसे क्वेश्चन किया सर वो मेरी साइड देख रहे हैं, बट अभी सब देखने लग गए। तो मैं और ज्यादा थोड़ा घबरा गई, बट पता हम्म। नहीं कैसे वो ध्यान आ गया, इमोशनल एंड वर्बल अब्यूज। तो मैंने हम्म। फिर वो आंसर कर दिया था। ओके। मतलब बेरेक्ट जो है वो कैंडिडेट को अवेलेबल करवाए जाते हैं इंटरव्यू के हाँ दौरान, सर। है ना। मतलब हाँ। उनकी उनकी बेंच पे जो है सारे बेरेक्ट पड़े रहते हैं, अगर आप चाहते हो तो वो बेरेक्ट का इस्तेमाल है जो कर सकते हो। करेक्ट। यस। आपके आगे टेबल पे पानी वानी की व्यवस्था थी कुछ, कि भाई टेंशन में हो तो पानी पी लो थोड़ा, या सर, कैंडी मेरे चॉकलेट? सामने नहीं था जस्ट, बट सर वाली टेबल, मतलब ऐसा था कि मैं जहाँ पे बैठी थी उसके सामने एक छोटी टेबल थी। वहां हम्म। पे चॉकलेट का बोल रखा हुआ था, मतलब उसमें टॉफी रखी थी, जो कि उन्होंने जाते टाइम कहा भी था कि प्लीज पिक अ चॉकलेट। हाँ। तो फिर और मैंने आपने एक ली? ली। हाँ। पड़ी वो चॉकलेट कि खा गए? नहीं, वो खजाने में रखी है देखने के लिए। अच्छा, वेरी गुड। देखो ये यूनिक चॉकलेट है कि भाई ये चॉकलेट हमको हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने दी है, वो भी आज इस कच्चा आज इस मैंगो मिली थी मुझे वहां पे। आज इस इंटरव्यू का एक टोकन। मतलब इसको तो पूरा लेमिनेट करके आप रख सकते हैं, नहीं? यस सर। चलिए, तो श्रद्धा जी थैंक यू, मतलब आपने इंटरव्यू का एकदम बिल्कुल लाइव जो है ना इमेजिनेशन है जो करवा दिया कि किस तरीके से वो चीज चली। आप लोग भी है ना इस बात को जरूर महसूस करना, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा पहले से हम प्री कंसीव्ड कर पाते हैं ना, तो इंटरव्यू फेस करते समय हमारे लिए बड़ा यूजफुल है जो रहता है। अच्छा, श्रद्धा जी आखिरी सवाल आज के सेशन का कि अपने लिए हर इंसान डील करता है ना, लेकिन ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आपको मौका मिल पाए, जैसे आपकी जुडिशियल एकेडमी ट्रेनिंग जब भी स्टार्ट हो उससे पहले अगर आपको मौका मिले कि आप अपने इस नॉलेज को स्टूडेंट के लिए डील करना चाहें,
तो क्या इस चीज की ओर आगे बढ़ेंगे आप? यस सर, डेफिनेटली। इवन मैंने तो कुछ लोगों को आगे से बढ़ के भी मैसेज किया है। हम्म। लाइक मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं, हम्म। लाइक मुझे पता है कि मैं किस बैकग्राउंड से आती हूँ, और मैं जानती हूँ कि और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। तो हम्म। मैंने उन्हें बोला है कि अगर आप लोग के ऐसे कोई जानकार हो जो नीड में हो, तो मैं उन्हें पढ़ा दूंगी। वेरी गुड। सो मैं इस सेशन के दौरान, ये सवाल ही मेरा इंटेंशनल सवाल था, लीडिंग क्वेश्चन था। आई एम इनवाइटिंग यू, और मैं लिटरली चाहता हूँ, क्योंकि आप है ना, आप इस मॉडर्न टेक्निक को अच्छे से ऑब्जर्व कर चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अब लिंकिंग कैसे होता है, कहाँ पे होता है, किस तरीके से वर्कआउट करता है। और मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, मैंने आपको बियॉन्ड द ऑफ स्क्रीन भी मैंने आपको एक बात बताई थी, कि कहीं न कहीं जो है ना, हमें, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो क्लास ज्वाइन कर पाए नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसको जो है ना, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एंड चूंकि आप जो है इस फील्ड के बारे में एकदम वेल एक्वेंट हो चुके हो, ठीक है ना, लिंकिंग को मतलब पूरा पोस्टमार्टम आपने अपने तरीके से भी कर रखा है, इनफैक्ट मेरी टेक्निक का भी आपने अलग पोस्टमार्टम कर रखा है, ये भी मुझे जानने को मिला इस सेशन के दौरान। ठीक है। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि उस चीज को अपन जो है स्टूडेंट के सामने अपियर कराएं। सो यू आर रेडी फॉर दैट? ओके। यस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, भावी जज साहब और जज साहिबा, वो तैयार हो जाओ। अब आपके बीच में जो है ना, हमारे जज साहिबा भी क्या करेंगे, लिंकिंग टेक्निक के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि अपनी पढ़ाई को कैसे हम और इफेक्टिव है जो कर सकते हैं। कोई शब्द, जो कोई लाइन आप लिंकिंग लॉ के बारे में कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, अगर आप बिना दबाव में कहना चाहते हैं तो। यस सर। सर, आप हर बार ना एक चीज मेंशन करते हैं कि मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कोचिंग करते हैं, नहीं करते हैं। बट ये चीज मैं बहुत ही खुले तरीके से सबको बताना चाहूंगी कि आपके यूट्यूब पे इतना कंटेंट है कि कोई भी आसानी से वहां से तैयारी कर सकता है, मतलब जिसे यूट्यूब एक्सप्लोर करना आ जाए। लाइक क्योंकि मुझे 21 में नहीं आता था, तो मैंने उस चीज का फायदा नहीं उठाया। बट अभी जब मैंने दिया तो उस मैंने बहुत भरपूर फायदा उठाया है। जो आपने किसी और वैकेंसी में पढ़ाया, मैंने वहां से भी पढ़ा। आपने जो आरजेएस के लिए पढ़ाया, मैंने वो भी पढ़ा। आपने जो 21 आरजेएस में पढ़ाया था और उसके बाद पढ़ाया, मैंने वो भी पढ़ा। हे भगवान, तो कुछ छोड़ा है? नहीं सर, जो कुछ नहीं मेरे छोड़ा। सिलेबस का था वो तो नहीं छोड़ा। तो ठीक है। हर कोई उसका यूज कर सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कोचिंग नहीं आए। कोचिंग आएंगे तो आपको उससे डबल फायदा मिलेगा। हाँ, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये स्टेटमेंट किसी भी तरीके से कोचिंग को प्रमोट करने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, हाँ। सच्चाई को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो प्रैक्टिकल बात है उसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा कि एकेडमिक लेवल में और कंपटीशन लेवल में अंतर है। श्रद्धा जी, एक विश है, एक इच्छा है, अगर ईश्वर पूरी करेंगे ना तो समय रहते जरूर करेंगे। मेरा खुद का ही मानना है कि कोचिंग सिस्टम को खत्म किया जाए, बट उसको खत्म करना है तो हमें कॉलेज स्तर पे बेहतर वर्क करना पड़ेगा। अगर हम यस कॉलेज सर। को प्रोडक्टिव कर देंगे ना, तो कहीं के शायद इस चीजों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, है ना। देखते हाँ हैं, इस समय को भी ईश्वर ने चाहा तो जरूर हासिल करेंगे। थैंक सर, यू सो यही मच। बचा है अभी बस। आप एक कॉलेज भी खोल ही दो। बाकी सब तो आपने कर लिया ऑलरेडी। अरे वाह, आप लोगों का क्या कहना है, क्या लिंकिंग कॉलेज की शुरुआत कर लेनी चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड श्रद्धा जी, मैं इनवाइट करूंगा आपको वहां पे, तब तक आप मेरे ख्याल से, अच्छा, आप लोगों को एक बात मैं बताना भूल गया कि सी जस्ट 24 ओनली, है ना। आप जो है अभी सिर्फ 24 वर्ष के हैं, तो निस्संदेह जो है, अगर जीवन के अंदर इन्होंने अगला पड़ाव तय किया, तो एक स्टेज ये होगा कि इनके रिटायरमेंट के टाइम जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज के रूप में इनको रिटायर करना पड़ेगा। राइट। और मैं चाहूंगा कि मैं उस मुकाम को अपनी आंखों से देखूं। ये ईश्वर से मेरी प्रार्थना है श्रद्धा जी। ओके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर सच एनलाइटमेंट एपिसोड, कि दूसरे स्टूडेंट को सीख पाए। दो रिक्वेस्ट आपसे, जैसा मैंने एक पहले कहा कि अब आपकी सेवाएं में लूंगा लिंकिंग लॉस पे, ताकि और स्टूडेंट को डेफिनेटली बेनिफिट सर। दिया सके। और दूसरी चीज ये ना, इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है मुझे आप इनको ना, आप पीडीएफ अगर आपने कहीं पे नोट किया हुआ है वगैरह किया हुआ है, तो उसको आप जरूर सर, शेयर मैंने कीजिएगा। आपको ऑलरेडी भेज दिया है। दैट्स ग्रेट। ओके। आप ये भी देख पा रहे हैं कि मैं कितना भुलक्कड़ प्राणी हूँ, है ना, मुझे बादाम खाने की जरूरत है, याददाश्त मेरी कमजोर होती जा रही है। तो मेरी आप टीम जो है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हो सर, ऐसा लग रहा है। हे भगवान, अब मुझे लगता है मुझे एपिसोड को जल्दी खत्म कर लेना चाहिए, वरना और कई सारी पोलें मेरी यहाँ पे खुल जाएगी। ये नहीं प्रॉब्लम नहीं। होती है, जो स्टूडेंट आपको अच्छे से जानते हैं ना, उनको सब पता रहता है ना। तो ऐसे केस में बेटर यही है कि एक और एपिसोड करेंगे, लेकिन अलग अंदाज के, अलग तरीके से। थैंक यू सो मच श्रद्धा जी, टेक केयर, मस्त रहिए। एंड अगेन, थैंक यू फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू बी अ जज।